दोस्तों, श्री हरि क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कक्षा 12वीं के लिए इतिहास का पाठ 1 का फर्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। दूसरा भाग इसके बाद जारी करूँगा। धन्यवाद। जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रश्न पहला है, हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री की सूची बनाइए। इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले समूहों की पहचान कीजिए। आंसर हो जाएगा, हड़प्पा शहरों के लोगों के लिए भोजन के निम्नलिखित सामान उपलब्ध थे। अनाज में गेहूँ, जौ, मसूर, मटर, ज्वार, बाजरा, तिल, सरसों, राई, चावल आदि। इसी प्रकार मवेशियों में भेड़, बकरी, भैंस, सूअर आदि का मांस वो भोजन के रूप में सेवन करते थे। तीसरा जो है, इसमें हिरण, सूअर, घड़ियाल आदि ये जंगली प्रजाति के जो जीव थे, जानवर थे, उनका मांस। चौथा जो समूह था उसमें पौधे और उनसे मिलने वाले उत्पाद। इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले समूहों की पहचान हम निम्नलिखित प्रकार से करते हैं। पहला था अनाज। अनाज किसानों द्वारा अनाज उपलब्ध कराया जाता था। कृषि कार्य करते थे और अनाज उत्पन्न करके भोजन के लिए उपलब्ध कराते थे। दूसरा जो था जानवर, जो पालतू जानवर थे, उनमें भेड़, बकरी, भैंस इत्यादि ये पालतू जानवर थे और हड़प्पावासी स्वयं इनसे मांस प्राप्त करते थे। तीसरा समूह था जंगली जानवरों वाला। तो जानवरों की जंगली प्रजातियों के मांस के बारे में हमें यकीन नहीं है कि हड़प्पावासियों ने इसे कैसे प्राप्त किया, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह या तो शिकारी समुदाय हुआ करता होगा जो शिकार करके और लोगों को उसका मांस उपलब्ध कराता होगा। शायद कुछ हड़प्पा निवासी स्वयं ही इन जानवरों का शिकार करते हों। चौथा समूह जो पेड़ पौधे वाला था, उसमें पौधे और उनके उत्पादों के लिए हड़प्पा निवासी स्वयं इन्हें इकट्ठा करते थे। दूसरा प्रश्न है, पुरातत्वविद हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते थे? वे कौन सी विभिन्नताओं पर ध्यान देते थे? यानी इतिहास के संबंध में जो भी जानकारी जुटाते थे उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया अपनाते थे, इससे संबंधित है ये प्रश्न। पुरातत्वविद निम्नलिखित विधियों और तकनीकों को अपनाकर हड़प्पा समाज में सामाजिक आर्थिक मतभेदों का पता लगाते थे। पहला था शवाधान, यानी शव को दफन करने का जो कार्य था उसके आधार पर वो अंतर निकालते थे। पहला है इसमें शवाधान गत में अंतर, यानी जो कब्रें बनाई जाती थी उनमें अंतर। शवाधान में पुरावस्तुओं की उपस्थिति। कब्रों के अंदर कुछ ऐसी वस्तुएं रखी होती थीं जिनसे उस काल के विषय में कुछ न कुछ जानकारी मिलती थी। पुरातत्वविदों ने पाया है कि शवाधान में अंतर होता था। कुछ कब्रें सामान्य बनी होती थीं तो कुछ कब्रों के में ईंटों की चिनाई की गई होती थी, यानी ईंटों से पक्के बनाया जाता था। यद्यपि हड़प्पा निवासियों ने शायद ही कभी अपने किसी की मृत्यु के स्थान पर कीमती सामग्री को दफनाया था। हालांकि कुछ कब्रों में मिट्टी के बर्तन, गहने, आभूषण शामिल थे जो अर्ध कीमती पत्थरों से बने थे। यानी उस समय जो दफनाने की प्रक्रिया थी उसमें कीमती वस्तुएं कभी कभार ही किसी कब्र में मिली हैं। दूसरी चीज़ें हैं जो विलासिता की वस्तुएं होती थीं, भोग विलास की, उनके आधार पर पुरातत्वविद जानकारी हासिल करते हैं। तो पुरातत्वविद उन वस्तुओं की कीमती मानते थे जो दुर्लभ हों अथवा महंगी हों। स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से
अथवा जटिल तकनीकों से बनी हों। दूसरा, महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं। सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित हैं और छोटी बस्तियों में ये बिरले ही मिलते हैं। यानी जो उच्च वर्ग था उनमें, उनके पास ये वस्तुएं कीमती मिलती थी। बाकी निम्न वर्ग का जो नीची बस्तियों में रहते थे उनके पास इन वस्तुओं का अभाव था। प्रश्न तीसरा है, क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है? अपने उत्तर के कारण भी बताइए। तो आंसर हो जाएगा, ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया और फिर इसके साथ घर बनाए गए। प्रत्येक घर के गंदे पानी की निकासी एक पाइप के द्वारा सड़क और गली की नाली से जुड़ी होती थी। शहरों में नक्शों से जान पड़ता है कि सड़कों और गलियों को लगभग एक ग्रिड प्रणाली से बनाया गया था और वह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यानी सारी की सारी जो रोडें सड़क बनी थी वो सब समकोण पर एक दूसरे को काटती हुई बनी थी और आधुनिक जो कॉलोनियाँ बनती हैं उन्हीं की तरह इनका नक्शा था। नालियाँ और सड़कें ये पहले बना दी जाती थी, जैसे आधुनिक काल में हम कॉलोनियों में देखते हैं कि पहले सड़कें और नालियाँ बना दी जाती हैं, उसके बाद प्लाटिंग होती है और प्लाटों में फिर मकान बनते हैं। तो आधुनिक युग की तरह ही हड़प्पा सभ्यता के नगरों में ऐसी नगर योजना थी। जल निकासी की प्रणाली बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि कई छोटी बस्तियों में भी दिखाई पड़ती है। उदाहरण के लिए लोथल में आवासों के बनाने के लिए जहां कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया, वहीं नालियों के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। तो ये बताता है कि अलग अलग स्थानों पर उनकी उपयोगिता के अनुसार ईंटों का उपयोग होता था। प्रश्न चौथा है, हड़प्पा सभ्यता में मन के बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। कोई भी एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो पहले का उत्तर हो जाएगा, मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। इनमें कार्निलियन, ये लाल रंग का पत्थर होता है, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज और सेल खड़ी जैसे पत्थर का उपयोग मन के बनाने में किया जाता था। मन के, जिनको हम मोती कहते हैं या बुंदेलखंडी में गुड़िया कहा जाता है, ये मन के पत्थरों से बने होते थे। इन पत्थरों की वैरायटी अलग अलग होती थी, किस्में अलग होती थी। इसी प्रकार धातुओं में कुछ धातुओं का उपयोग होता था, जिनमें तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुएं शामिल थीं, तथा शंख, फायांस और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मन के बनाने में होता था। कुछ मन के दो या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे और कुछ सोने के टोप वाले पत्थर के होते थे। अब दूसरा भाग जो प्रश्न का है उसमें मन के बनाने की प्रक्रिया बताना है हमें। तो मन के बनाने की प्रक्रिया 4 चरणों के अंतर्गत होती थी। पहला चरण जो था उसमें मनके को आकार देना, क्योंकि साधारण पत्थर से मनके बनाए जाते थे, तो पहले उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। सबसे पहले मनके बनाने की प्रक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नताएं थीं। उदाहरण के तौर पर सेल खड़ी, जो एक मुलायम पत्थर है, पर आसानी से कार्य हो जाता था, क्योंकि जितना नरम होगा उतना उसको छीलना आसान होता है। कठोर जो पत्थर होता है उसको छीलने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मनके को आकार देने के लिए पत्थर जो उपयोग किया जाता था या पदार्थ जो प्रयोग किया जाता था उसकी प्रक्रिया अलग अलग होती थी। दूसरा चरण है मनके को रंग देना। इसमें पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। जैसे काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी से
भी आज हम जैसे ईंटें बनाते हैं तो ईंटें पहले कच्ची जब होती हैं तो काली दिखती हैं, उसके बाद जब उनको पका दिया जाता है तो उनका लाल रंग हो जाता है। तो जो उस समय भी ये मन के बनाए जाते थे तो इनको रंग देने के लिए अलग अलग रंगों का प्रयोग किया जाता था, साथ ही उन्हें आग में पका दिया जाता था, जिससे रंग स्थायी हो जाता था और वो मजबूती मिल जाती थी उनको। तीसरा चरण है पत्थरों के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था और फिर बारीकी से सल्क निकालकर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। चौथा और अंतिम चरण है प्रक्रिया के अंतिम चरण में घिसाई, पालिश और इनमें छेद करना शामिल था। चहुंदड़ो, लोथल और धौलावीरा में छेद करने के कुछ विशेष उपकरण मिलते हैं, जिनसे ये पता चला है कि ये छेद करने के लिए, पालिश करने के लिए, उनको काटने के लिए, घिसाई करने के लिए औजारों का उपयोग करते थे। प्रश्न 5वां है नीचे दिए गए चित्र को देखिए और उसका वर्णन कीजिए। शव किस प्रकार रखा गया है? पहली चीज़ हो गई शव किस प्रकार रखा गया है। उसके बाद दूसरा प्रश्न इसमें है उसके समीप कौन सी वस्तुएं रखी गई हैं। तो आपको चित्र में दिख रहा होगा कि कुछ वस्तुएं शव के पास रखी हुई हैं। तीसरा प्रश्न है क्या शरीर पर कोई पुरा वस्तुएं हैं। तो कुछ कंगन, मन के वगैरह दिख रहे हैं, ये पुरा वस्तुएं हैं। क्या इससे कंकाल के लिंग का पता चलता है। तो हम अगर देखते हैं तो लिंग का भी पता इसमें चल जाता है, ज़रूरत पड़ती है कि हम गौर से उसको देखें। चित्र को देखकर शव के संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जाते हैं। पहला, शव एक गर्त में रखा हुआ है। गर्त यानी गहराई में। यह उत्तर दक्षिण दिशा में रखा गया है, यानी सिर उसका उत्तर की ओर है और पैर दक्षिणी दिशा की ओर हैं। तो दो बातें हो गई इसमें। पहली चीज़ हमें ये गहरे गर्त में रखा हुआ है शव। दूसरा, ये उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा गया है, तो उत्तर की ओर सिर है और दक्षिण की ओर पैर हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है शव के समीप सिर की तरफ मृद भांड रखे हुए हैं। इनमें मटका, जार आदि शामिल हैं। आप अगर चित्र को देखेंगे गौर से तो ये ऊपर की तरफ आपको मृद भांड रखे हुए दिखाई देंगे। मृद भांड यानी मिट्टी से बने हुए बर्तन, इनमें मटका, जार आदि शामिल हैं। तीसरा पॉइंट है शव पर पुरा वस्तुएं हैं जिन विशेषतः कंगन आदि आभूषण हैं। ऐसा लगता है कि ये वस्तुएं मृतक द्वारा अपने जीवन काल में प्रयोग की गई थीं और हड़प्पाई लोगों का विश्वास था कि वह अगले जन्म में भी उनका प्रयोग करेगा, इसलिए शव के साथ में उनको भी दफना दिया जाता था। चौथा पॉइंट है शव को देखकर उनके लिंग के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसा लगता है कि यह जो चित्र है, इस चित्र में महिला का शव दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो कुछ विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। मोहनजोदड़ो की कुछ विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। तो आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहरी केंद्र माना गया। इस सभ्यता की नगर योजना, गृह निर्माण, मोहरें, मुद्रा आदि की अधिकांशतः जानकारी मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। तो ये एक मुख्य नगर कहलाया या मुख्य सभ्यता कहलाई। दूसरा है नियोजित शहरी केंद्र। नियोजित यानी व्यवस्थित तरीके से बनाया गया शहर। तो यह नगर दो भागों में विभाजित था। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया, दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया। पुरातत्वविदों ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनी थीं। दुर्ग को दीवार से घेरा हुआ था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था,
इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। दुर्ग क्षेत्र के निर्माण तथा निचले क्षेत्र के चबूतरों के निर्माण के लिए विशाल संख्या में श्रमिकों को लगाया गया होगा, ऐसा ये अनुमान लगाया गया, क्योंकि इतने विशाल चबूतरे बनाने में थोड़े बहुत आदमी काम नहीं कर सकते थे, बहुत आदमियों की आवश्यकता उनको पड़ी होगी। फिर प्लेटफार्म, इस नगर की यह विशेषता रही होगी कि पहले प्लेटफार्म या चबूतरा का निर्माण किया जाता होगा तथा बाद में ये इस तय सीमित क्षेत्र में निर्माण कार्य किया जाता होगा। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था और फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन। इसकी पूर्व योजना का पता ईंटों से भी पता लगता है। यह ईंटें भट्टी में पकी हुई, धूप में सूखी हुई अथवा एक निश्चित अनुपात की होती थीं। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थीं। गृह स्थापत्य यानी गृह जो घर बनाए गए थे उनकी कला। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। घरों की बनावट में समानता पाई गई है। ज़्यादातर घरों में आंगन होता था और इसके चारों तरफ कमरे होते थे, यानी एक जैसा निर्माण कार्य पूरी बस्ती में होता था उस समय की। दूसरा है, हर घर का ईंटों से बना अपना एक स्नानागार होता था जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थीं, यानी जल निकासी का प्रबंध हर घर में होता था। और स्नानागार यानी जिसको हम लोग बाथरूम कहते हैं वो पक्की ईंटों से बने होते थे। फिर दुर्ग यानी होता है किला। तो दुर्ग में कई भवन ऐसे थे जिनका उपयोग विशेष सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। ये निम्नलिखित दो संरचनाएं सबसे महत्वपूर्ण थीं। पहला तो माल गोदाम यानी जिसमें आवश्यकता की वस्तुओं को स्टॉक करके रखा जाता था, उसको माल गोदाम कहा जाता है। दूसरा है विशाल स्नानागार, ऐसा स्नानागार जिसमें पूरे समूह का या पूरी बस्ती का स्नान का कार्य हुआ करता था, उसको स्नानागार कहा जाता था। इसकी विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। दूसरा जो है नालियों की व्यवस्था। मोहनजोदड़ो नगर में नालियों का निर्माण भी बहुत सुनियोजित तरीके से किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों का निर्माण किया जाता था और फिर उसके अगल बगल आवासों का निर्माण किया जाता था। प्रत्येक घर की गंदे पानी की निकासी एक पाइप से होती थी जो सड़क गली की नाली से जुड़ा होता था। यदि घरों के गंदे पानी को नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर के कम से कम एक दीवार गली से सटाकर रखी गई थी, यानी जिससे पानी निकासी में ज़्यादा पाइपलाइन न डालना पड़े या नाली न बनाना पड़े। इस तरह से ये आपके 6 प्रश्न पूर्ण हुए। हमारा ये इतिहास के पहले पाठ का पहला वीडियो पूर्ण हुआ। इसका दूसरा भाग प्रश्न 7 से अंत तक है, तो इसको आपने देखा, इसके लिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।